देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। मैम तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलास्ट्रेशन कितना तक किया था? 9 तक ना? मेरा पेज तो नहीं मिल रहा है मुझे, 9 तक किया था, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग इलास्ट्रेशन 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 10 वाले में क्या है, एक्चुअली चेंज इन मेथड है। पहले हम वो थोड़ा बता देते हैं कि चेंज इन मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन मतलब क्या होता है ना कि पहले मान लो हम लोग एसएलएम यूज कर रहे थे या डब्ल्यूडीबी यूज कर रहे थे, और अचानक से ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है कि हम लोग, हैंड राइटिंग थोड़ा खराब हो गया ना, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन लिखा है, ठीक है। हम एक बार ठीक से लिख दे रहे, तुम लोग लिखो चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन। मतलब पहले जो मेथड यूज कर रहे थे अब उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं। अब चेंजेस कुछ भी हो सकता है, डब्ल्यूडीबी टू एसएलएम, एसएलएम टू डब्ल्यूडीबी, या फिर कुछ और मेथड्स हम लोगों ने छोटा छोटा सीखा था ना, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन के ऊपर, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है। चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन। अब कोई चेंज क्यों करना चाहेगा? चेंज करने का मेनली दो रीजन होता है, ठीक है। फर्स्ट रीजन ये होता है कि सिग्निफिकेंट चेंज इन, सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। दूसरा होता है कंप्लायंस विथ, कंप्लायंस विथ एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड लॉ, ठीक है। तो अब ये दोनों पॉइंट हम थोड़ा समझा देते हैं। सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन का मतलब क्या है? देखो मान लो मैंने एक मोबाइल खरीदा और सोचा ये मोबाइल मेरा 5 साल चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा मोबाइल का यूज इतना होने लगा कि मोबाइल इतना ज्यादा डिप्रिशिएट हुआ, आफ्टर 2 इयर्स मुझे ये लग रहा है ये मोबाइल और 1 साल ही चलेगा, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहले इस पे जिस मतलब 1 साल ही चलेगा, तो मेरा क्या हो गया, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन चेंज हो गया, ठीक है। पहले हम मान लो मोबाइल का जरूरत पड़ता था सारा दिन में 5 घंटा, अब जरूरत पड़ रहा है मान लो 10 घंटा, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन चेंज हो गया। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम जिस मेथड से डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहे थे ना वो सूटेबल नहीं हो रहा है, मुझे किसी और मेथड से चार्ज करना चाहिए। दूसरा होता है कंप्लायंस विथ एएस एंड लॉ, ठीक है। अगर लॉ का रिक्वायरमेंट है कि इस एसेट पे एसएलएम लगाओ तो एसएलएम ही लगाना पड़ेगा। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है इस एसेट पे ये लगाओ तो वही लगाना पड़ेगा। तो अगर लॉ या एस चेंज हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मेथड्स को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे एक नॉर्मल अगर एग्जांपल दे, जैसे देखोगे पुराना जो गाड़ी हो गया है उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स निकाल दिया है ना कि इतना पुराना इंजन वाला गाड़ी और रोड पे चल नहीं सकता है, मैक्सिमम इतना दिन ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद भी अगर ऐसा गाड़ी देखने को मिलेगा तो लोगों को फाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लॉ, लॉ की रिक्वायरमेंट। उन्होंने सोचा होगा ये गाड़ी और भी 5 साल चला लेंगे, लेकिन क्योंकि उसका जो रूल्स आ गया भाई इतना पोल्यूशन होता है ये पुराने गाड़ियों में, ये नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो फिर लॉ के हिसाब से उन्होंने क्या किया, उसका जो मतलब पैटर्न ऑफ कंजम्पशन है उस ओनर के लिए तो वो चेंज हो गया। वो सोचा तो और 5 साल चला लेगा, अब तो 1 साल भी नहीं चला सकता है, मान लो ये ही लास्ट ईयर है, इसी में जो भी करना है करो, ठीक है। तो वैसे ही चीज होता है, लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो मतलब चेंज करना पड़ेगा, कर सकते हैं नहीं, चेंज करना पड़ेगा। अगर लॉ ने बताया है तो चेंज करना पड़ेगा, एएस ने बताया तो चेंज करना पड़ेगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैसा देगा, चेंज इन मेथड के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर बोला है मेसर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 Jan 2015। तो अंशुल एंड कंपनी बोल के जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 Jan 2015 व्हेन दे परचेज्ड, गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम।
when they purchased प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, फॉर 7 लाख, उन्होंने 7 लाख रुपीस का प्लांट इक्विपमेंट परचेज किया था। दे एडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस, ठीक है। तो पहले उनका मेथड क्या था? डब्ल्यूडीवी मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस का मतलब डब्ल्यूडीवी। एंड ओवर द इयर्स देयर परचेज ऑफ प्लांट हैव बीन, और उसके बाद भी पूरे साल भर में उन्होंने क्या क्या प्लांट खरीदे उसका डिटेल्स हमें दिया हुआ है। तो चलो ये जो इन्फॉर्मेशन मिला पहले उससे हम लोग बना लेते हैं अपना टाइमलाइन कि कब इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ, इनके पास क्या एसेट था, बीच में इन्होंने क्या एसेट खरीदा। तो देखो इनका बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है? 1 Jan 15 को, ठीक है। तो ये हो गया 1 Jan 15। यहाँ पर इन्होंने परचेज किया है, क्या परचेज किया है? 7 लाख का एक फिक्स्ड एसेट, तो ये मैंने लिख दिया 7 लाख का फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने डेप्रिसिएशन क्या लगाना स्टार्ट किया था? 15% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो डब्ल्यूडीबी 15% पर एनम करके इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पर बोला है 1116 में इन्होंने फिर से एसेट खरीदा और 1119 में। अच्छा, इनका ईयर एंड कब होता है वो देखो नीचे मिल जाएगा, ठीक है। इनका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, तो ये ईयर एंड कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 15, ठीक है। उसके बाद ईयर एंड कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 16। ऐसे करके हमें कितना तक करना चाहिए? हमें बोला है 19 वाला बनाओ, ठीक है। तो हम यहाँ 15 16 उसके बाद क्या लिखेंगे? 17 18 और 19 तक बना लेंगे, ठीक है, ताकि पूरा डिटेल्स मेरे पास रहे। 19 तक इसको बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये रहा, मुझे सिर्फ ये वाला प्रिपेयर करके दिखाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मुझे सिर्फ इतना प्रिपेयर करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। दे अडॉप्ट ए पॉलिसी हो गया, चलो अब 1116 में उन्होंने 1,50,000 का एसेट परचेज किया। 1116 कौन सा है? ये वाला। 31 दिसंबर 15 का मतलब ही तो 1116 होगा। अब दो डेट तो हम लोग लिख नहीं सकते ना, अब या तो एंड वाला लिखो या तो बिगिनिंग वाला लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज कब हुआ है, या तो इसके ऊपर लिख दो, यही मेरा 1116 होगा ना, जस्ट एक दिन बाद। तो यहाँ पर परचेज हुआ है कितना? 1,50,000 का ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1119 में उन्होंने 2 लाख का परचेज किया। 1119 कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। 1119 ये वाला होगा, इन्होंने परचेज किया है 2 लाख का। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है on 1119 it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line basis। इस डेट पे उन्होंने डिसाइड किया कि मेथड को क्या करेंगे? चेंज द मेथड टू किस में ट्रांसफर करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड में, एसएलएम में ट्रांसफर करना है, ठीक है। ऑन दिस डेट, इस डेट में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 years फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1119। मतलब बोल रहा है जितना भी एसेट 1119 के पहले परचेज हुआ था वो सबका लाइफ कितना मानना है हमें? 6 years बता दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, कोई एंटर कर रहा है नहीं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है उस चीज को नोट डाउन करते हैं। बोल रहा है कि इस डेट पे इन्होंने और एक चीज भी ध्यान में दिया कि ये देख, मुझे लगा कोई एंटर है। गुड इवनिंग श्री। Good evening, ma'am. ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रीअसेस, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। एसएलएम तो किया, साथ ही साथ उन्होंने क्या डिसाइड किया? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एसेट का कितना होगा? 6 years। कौन से एसेट का होगा? वो सारे एसेट का जो कब खरीदा गया है? बिफोर 1119। तो ये टाइम पीरियड किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ये वाले एसेट के लिए, क्योंकि ये तो 1119 के पहले खरीदा गया है। और कौन सा एसेट है? ये वाला भी, ये भी तो 1119 के पहले खरीदा गया है। और कौन सा एसेट 1119 के पहले खरीदा गया है? बस ये दोनों, ये तो 1119 पे ही खरीदा गया है, तो उसके पहले का बोला है, तो ये दोनों एसेट, ठीक है। अब बोल रहा है नो स्क्रैप वैल्यू एंड 10 years फॉर द एसेट परचेज्ड ऑन 1119, ठीक है। यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू इनका क्या होगा? जिनका
एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 6 इयर्स कर दिया गया कौन से एसेट का, जो 1119 के पहले खरीदा गया था, स्क्रैप वैल्यू 0, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 6 इयर्स, और जो 1119 में परचेस हुआ है वो सारे एसेट का लाइफ कितना लिया गया है, 10 इयर्स। ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कुछ नहीं बोला है, सॉरी स्क्रैप कुछ नहीं बोला है, इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना बताया है क्वेश्चन ने, 10 इयर्स, लेकिन इस एसेट का स्क्रैप कुछ नहीं बोला है, मतलब जीरो, कुछ नहीं बोलने से जीरो होता है। अब यहाँ पर बोला है कि कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 का प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाओ और वहां पर डेप्रिसिएशन का क्या फर्क हो रहा है वो भी हमें दिखाना है। तो क्वेश्चन ये बन गया। अब हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाने के बाद हम लोग जो है अकाउंट जो सोल्यूशन है वो तो छोटा सा ही बनेगा, सिर्फ 19 का बनेगा। ठीक है, वो तो मतलब सिर्फ इतना हमें सोल्यूशन बना के देना है ना, लेकिन पूरा क्वेश्चन करेंगे तब तो पता चलेगा, क्योंकि ये सोल्यूशन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एसिड का वैल्यू पता होना चाहिए और यहाँ पर एसिड का वैल्यू पता करने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ का पूरा डेटा को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका बना लेते हैं वर्किंग नोट। चलो तो पहले वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अच्छा क्या क्या डेट था बोलो तो एसिड खरीदने का, पहला था 1115, उसके बाद क्या था 1116 था क्या, 16 तो नहीं था, हाँ था ना 1116 और 1119। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन ही करेंगे, ये ड्रॉ के हिसाब से चलेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं जर्नी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने एसेट परचेज किया 7 लाख का, चलो यहाँ पर लिखेंगे 2015। ठीक है, 2015 यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट, एसेट का कॉस्ट कितना है 7 लाख। अब जैसे ही एसेट खरीदा उसके बाद चेक करते हैं, ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, यहाँ पर आके क्या लगेगा, डिप्रिशिएशन एज वेल एज एक मशीन परचेस होगा। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन अभी कौन से मेथड से लग रहा है, WDV चेंज, तो यहाँ होगा। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन लेस करेंगे, कौन सा डेट होगा 31 दिसंबर 15, तो यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिशिएशन 31 दिसंबर, यहाँ पर लिख देते 31 दिसंबर 15 को डिप्रिशिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 15%, पूरे ईयर का लगेगा क्योंकि पूरे साल भर एसेट यूज हुआ है, तो 7 लाख का 15% कितना होता है बताओ। हाँ, 1,05,000। ठीक है, तो बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा 5,95,000। ठीक है, ये बचा हुआ वैल्यू हो गया। तो इस डेट पे यहाँ कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, ये जो कॉलम है अभी इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, तो हम लोगों ने पहला साल कंप्लीट कर लिया, पहले साल हमारे पास, मतलब अब हम लोग यहाँ पहुंच गए, लेकिन इस डेट पे पहुंच के हम लोगों ने एक एसेट भी खरीदा था। 31 दिसंबर खत्म हुआ, जैसे ही 1 जैन आया हम लोगों ने 1.5 लाख का एक एसेट खरीदा, उसको कहाँ लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 2016। ठीक है, प्रेजेंटेशन हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जो एसेट खरीदा, अब ये कॉस्ट कहाँ लिखेंगे, 1116 के नीचे लिख देते हैं, कितने का मशीन है हम लोग का 1,50,000। ठीक है, अब ये ईयर में हम लोगों ने खरीद लिया, फिर ऐसे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, यहाँ पर आ गया 31 दिसंबर, अब हमें लगाना है डिप्रिशिएशन। ठीक है, कौन सी मेथड से लगेगा, WDV, क्योंकि अभी भी कोई चेंजेस नहीं है और दो मशीन है, दोनों पे ही पूरे 1 ईयर का लगेगा, क्योंकि पूरे 1 ईयर का दोनों मशीन यूज हो रहा है। तो लगाओ यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगेगा 31 ऑफ दिसंबर 2016, तो 5,95,000 पे 15% लगाओगे, WDV कर रहे हो, बोलो कितना होगा 89,250, और ये वाले पे 1,50,000 पे भी 15%, रेट तो सेम बोला है ना, 500 माइनस करके देखो कितना आता है, इसका 1,27,500 और इधर वाला 5,05,750। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का डिप्रिशिएशन चार्ज हो गया। ठीक है, हम लोग सेकेंड ईयर को भी कंप्लीट कर चुके हैं।
सेकेंड ईयर तक कंप्लीट हो गया। अब फिर ऐसे जा रहे थे, फिर थर्ड ईयर आ गया। थर्ड ईयर में ना कोई सेल है परचेज है, सीधा डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर से कौन से मेथड से? WDV मेथड से लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगेगा अब कौन से ईयर तक का? 31 दिसंबर 17 तक का। अगेन वही 15% करके 5,05,750 पे और 1,27,000 कितना है 500 पे, ठीक है। तो 750 इंटू 15%, तो ये होता है 75,863। हम इसको राउंड कर लेते हैं, ठीक है, राउंड कर लेते हैं। तुम लोग चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, लेकिन वो लेजर में जब फिलअप करोगे तो पॉइंट दिखेगा ना, तो इसीलिए इसीलिए पॉइंट मैंने चेंज कर दिया। माइनस इक्वल टू, तुम लोग के कैलकुलेटर में माइनस इक्वल टू करोगे तो आंसर मिल जाएगा। माइनस करने से कितना है? 4,29,887। सेम तरीके से इसका भी कर लेते हैं। 1,27,500 इंटू 15% कितना हो गया? 19,125 माइनस कर लेते हैं। 1,08,375, ठीक है। तो ये हम लोग कौन से ईयर को कंप्लीट कर चुके हैं? 2017 तक का हम लोगों का पूरा अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ना एक टोटल डेप्रिसिएशन का कॉलम बना लेते हैं, तो हमारे लिए ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहला जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो पहला टोटल कितना है? 1,05,000, क्योंकि तब तो एक ही मशीन पे हुआ था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,05,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो 89,250 प्लस 22,500, 1,11,750. 1,11,750 और उसके बाद वाला 75,863, 19,180, 94,988, ठीक है। अच्छा, 17 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं 18 में क्या सिचुएशन है। अच्छा, 18 तक हम 18 में हम लोग को इस मेथड को क्या करना है? हम लोग को यहाँ पर चार्ज करना है। नहीं, कब से चेंज हुआ है पता है? 18 ने 1119 को बोला था कि चेंज होगा, तो 31 दिसंबर 18 के बाद 1119 आता है, तो हम लोग डिप्रिसिएशन तो चार्ज कर चुके होंगे, उसके बाद डिसीजन लिया होगा, तो WDV मेथड से फिर से डिप्रिसिएशन लगेगा। डिप्रिसिएशन 31 दिसंबर 18 को, फिर इसके ऊपर 15%, देखो कितना होता है? 64,483 और ये वाला 1,08,375 इंटू 15%, 6 माइनस करके देखो कितना। अच्छा, ये दोनों का टोटल हम कर लेते हैं, तुम लोग माइनस करके बताओ। टोटल डिप्रिसिएशन 80,739 और माइनस देखिए, माइनस कितना होगा? इधर वाला तो आ रहा है 92,119 और इधर 429,887, 64,483, 365,404, ठीक है। तो ये हम लोग का दिसंबर 18 तक का जो है डिप्रिसिएशन हो गया। अब हम लोग को क्या बोला है कि 1119 में इन्होंने एक एसेट परचेज किया और उस दिन डिसाइड किया कि एसेट को अब हम लोग SLM पे चार्ज करेंगे, और उस पे हम लोगों को बता भी दिया है कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग एसेट खरीदे हैं उसका दिखा दे डिटेल्स। ये देखो 1119 का कॉलम मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को? इसको हम एक्चुअली हटाना चाहते हैं। ये देखो 1119 है ना, तो 1119 में हम लोगों ने एसेट परचेज किया, तो कॉस्ट लिखते हैं 1119 में कितने का परचेज किया है? 2 लाख, ठीक है। अच्छा, अब डिप्रिसिएशन जो भी एसेट पे चार्ज होगा कौन से मेथड पे होगा? ये कौन सा मेथड प्रेफर कर रहे हैं? SLM। तो यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिसिएशन, डेट कौन सा होगा? 31 दिसंबर 19, ठीक है।
डेप्रिशिएशन। अच्छा, अब एसएलएम पे चार्ज करेंगे, तो एसएलएम पे चार्ज करेंगे तो बता दिया है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 6 इयर्स, परसेंटेज नहीं होगा, एसएलएम का परसेंटेज नहीं बताया, एसएलएम का परसेंटेज बताता है तो परसेंटेज पे किया जाता है, नहीं बताने से फॉर्मूला क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो अब ओरिजिनल कॉस्ट पे तो लगा नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इस एसेट को यूज कर लिया है। अभी इसका कॉस्ट कितना बचा हुआ है, 3,65,404। अब इस पे हमें फॉर्मूला लगाना है, दैट इज द कॉस्ट माइनस क्या हो जाएगा, स्क्रैप जो कि 0 है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना करने के लिए बोला है, बोला है 6 इयर्स। कौन से दो पे 6 इयर्स लगेगा, 7 लाख और 1,50,000 पे, मतलब इस पे और इस पे। ठीक है, तो ये वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 6 इयर्स। तो देखो कितना आता है, না ওটাই তো বললাম 7 লাখ হবে না, অরিজিনাল কস্ট এখন ওটা নয় না, আমি এখানে গিয়ে চেঞ্জ করছি, তাহলে চেঞ্জ ইন মেথডে এটা ধরতে হবে। देखो 7 लाख नहीं लेना है, क्योंकि 7 लाख पे लेंगे तो फिर मेरा आगे तो मैंने यहाँ तक मैंने डिसाइड यहाँ पर आके किया है कि मुझे एसएलएम करना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसके ऊपर अप्लाई करना है, तो डिवाइडेड बाय 6, मतलब ये कुछ अप्रोक्सीमेशन आने वाला है 60,900। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 60,900, और इस पे कैसे लगेगा, सेम उसी तरीके से 92,119 डिवाइडेड बाय 6, मतलब कितना हो जाएगा 15,353, 15,353। ठीक है, तो ये माइनस करने से पता चल जाएगा कितना है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो WTV वैल्यू है उसको डिवाइड किया है हम लोगों ने 6 से। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करने से कितना आएगा, ये तो आ जाएगा 3,04,504 शायद ये वाला, और ये कितना आ रहा है 76,766 আসবে, 9 minus 3 হচ্ছে 92,119 15,353 76,766। और ये 2 लाख वाले पे कितना लगेगा बता दिया है, 2 लाख वाले पे कैसे लगाना है, बोला है कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ उसका कितना मानना है 10, तो ये तो ओरिजिनल कॉस्ट इसी पे लगेगा, 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 20,000। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 करने से कितना होता है 20,000, तो इसका वैल्यू कितना बच रहा है 1,80,000। तो इस ईयर में टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ 15,353 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 80,900, तीनों मिला के तो कितना हो जाएगा 96,253। देखो ठीक है, तो यहाँ पर हमें सीखने को क्या मिला, चेंज इन मेथड अगर हो रहा है तो हमें मेथड पे कब से अप्लाई करना है, जब से चेंजेस हुआ है तब जो वैल्यू बच गया अब उसके बाद से मुझे वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये दोनों को ना ऐसे स्टार लगा लो। ये कैसे निकाला हम लोगों ने, देखो ये कैसे निकाला, ये साइड पे लिख देते हैं, ये हम लोगों ने इस तरीके से निकाला 3,65,404/6, और ये वाला कैसे निकाला 92,119 डिवाइडेड बाय 6, ये करके हमारा दो वैल्यू आया है, एक में आया है 60,900, ये तुम लोग के याद रखने के लिए मैंने कर दिया 15,353, अगर अभी नहीं लिखोगे बाद में फिर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब हम लोग का कैलकुलेशन तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग को क्या करना है अकाउंट बनाना है। ठीक है, हम लोग को सिर्फ प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाने बोला है 19th वाले ईयर का। ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है, तो बनाओ। अब हम लोग का सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, इतनी देर तक हमारा सोल्यूशन जो है वो नहीं बना था, हम लोग रफ वर्क ही कर रहे थे। तो प्लांट हम ऐसे जो है शॉर्ट में लिख रहे हैं P/E, तुम लोग पूरा लिखोगे प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये सब जिनको लिखना है। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम के अंदर तो तुम लोग को लिखना है। तो 1119, ठीक है, तो हमें 19 का बनाने बोला है, तो 1119 में मुझे क्या चाहिए एसेट का वैल्यू, जिसको हम कैसे ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस BD बोल के, और इसी डेट में हम लोगों ने एक एसेट खरीदा भी था जिसको हम लोग क्या लिखेंगे टू बैंक बोल के। 19 में दो चीज हुआ है, एक तो हम लोगों ने नया एसेट खरीदा है, ठीक है,
कितने का, 2 लाख का, और पुराने सारे एसेट हमारे पास बचे हुए हैं, तो नया वाला एसेट 2 लाख का, और पुराना जो एसेट बचा हुआ है उसका मुझे क्या लिखना है, जो बचा हुआ वैल्यू है, ठीक है। तो 1119 में बचे हुए एसेट का वैल्यू कितना है, कैसे पता चलेगा, ये रहा 3,65,404 90 to 119, यही तो दो एसेट का वैल्यू बचा हुआ है 1119 में, ये वाला डेट देखने से ही पता चलेगा। तो दोनों को ऐड करो, 3,65,404 प्लस 92,119, कितना आ रहा है, 500, हाँ 4,57,523, ये मेरे पास ओल्ड एसेट का वैल्यू है, ये मेरा न्यू एसेट है। अब मुझे क्या लगाना है, डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं वर्किंग नोट में, मुझे बस लिखना है, तो लिखो बाय डिप्रिशिएशन। अभी देखो टोटल वाले कॉलम में मैंने टोटल लिखा ना कि डिप्रिशिएशन हम लोगों ने टोटल कितना इस बार चार्ज किया, देखो अभी तो लिखा, ये देखो 96,253, ठीक है। तो ये लिखेंगे 96,253, ये टोटल, इसमें ओल्ड न्यू सब कवर हो गया। अब हम लोग को बैलेंस दिखाना है, तो बैलेंस कर लो, बाई बैलेंस सीडी करके बैलेंसिंग फिगर करोगे तो भी आ जाएगा, या फिर वर्किंग नोट में जाके अगर चेक करोगे तो भी पता चल जाएगा कितना होगा, 6,57,523, कितना आ रहा है, 5,61,270, ये हम लोग का बचा हुआ वैल्यू होगा। ये मैंने बैलेंस कर दिया, अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, कैसे देखो, ये देखो, ये जो बचा हुआ वैल्यू है इसका टोटल करो, 3,04,504,76766 और 1,80,000, ये टोटल करने से भी उतना ही आना चाहिए। चलो चेक करो, 3,04,504, ठीक है, प्लस 76,766 प्लस 1,08, कितना हो गया, 5,61,270, वही आना चाहिए, ठीक है। और वही आया है 5,61,270, ये हम लोग का वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इलेवेंथ नंबर देखो, बोल रहा है ए मशीन कॉस्टिंग 6 लाख is depreciated on straight line basis assuming 10 years working life and nil residual value, मतलब बोल रहा है कि एसेट का कॉस्ट था 6 लाख, डेप्रिशिएशन किया जा रहा था स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, और 10 इयर्स इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लिया है, और जो स्क्रैप वैल्यू है वो 0 है, रेसिडुअल मतलब ही स्क्रैप होता है फॉर 3 इयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है मतलब डेप्रिशिएशन अब तक कितने साल लग चुका है, 3 इयर्स, बोल तो दिया है 3 इयर्स डेप्रिशिएशन लग चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 30 ईयर वाज रीअसेस्ड एट 5 इयर्स, बोल रहा है कि 3 साल बाद इन्होंने बोला कि एसेट का लाइफ अब रीअसेस्ड कर रहे हैं कि 5 साल होना चाहिए, कैलकुलेट डेप्रिशिएशन फॉर द 4th ईयर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बोला है ऐसे, एक एसेट है जिसको खरीदा गया है 6 लाख रुपीज से, इस एसेट पे 3 साल ऑलरेडी डेप्रिशिएशन चार्ज हो चुका है, 1 2 3, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, कौन से मेथड से, SLM। अच्छा, कितना डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ है, स्क्रैप बोला है 0, स्क्रैप या रेसिडुअल एक ही बात होता है, मेरा लिखवाया हुआ है देख सकते हो तुम लोग। और यहाँ पर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होता है 10 इयर्स, दिया हुआ है 10 इयर्स, तो मुझे बोलो कि डेप्रिशिएशन कितना होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही किया तुम लोग, अभी तो किया, ये वाले मेथड पे अभी वही किया है, अगर मेरा कितना होगा बोलो, हाँ ठीक है बोल, बोलो, अभी तो सिखा है कैसे निकालना है, 8,000 इंटू 3, इंटू 3, मैम 3 साल के लिए। हाँ 3 साल का कितना बोलो, इंटू 3 के आगे कितना बोले बोलो,
1,80,000 टोटल। 1,80,000 टोटल। 60,000 करके होगा ना, पर ईयर पहले निकालो तो सिंपल सा बात है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 होगा, 6 लाख माइनस 0 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 60,000। तो इस साल डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ 60,000, तो कितना वैल्यू बचा होगा एसेट का 5,40,000, क्योंकि 6 लाख के एसेट पे अगर 60,000 का डिप्रिशिएशन चार्ज होता है तो 6 लाख माइनस 60 कितना हो गया 5,40,000। फिर नेक्स्ट ईयर कितना लगा 60,000, तो 5,40,000 माइनस 60,000 कितना होता है 4,80,000, बचा हुआ वैल्यू 4,80,000 में फिर डिप्रिशिएशन लगा कितना 60,000, तो अब बचा हुआ वैल्यू कितना है 4,20,000। अब यहाँ पर आके इन्होंने कुछ सोचा है, क्या सोचा है, बोल रहा है कि हम लोग को लगता है कि ये एसेट और कितने दिन चलेगा 5 साल, जबकि चलना कितना चाहिए, क्योंकि एसेट का लाइफ तो 10 साल सोचा था, 3 साल हुआ, तो अब और कितना लाइफ बाकी था 7, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, नहीं 5 ही साल चला सकते, वो तो हो ही सकता है, मुझे लगा मेरा, अभी तो मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, आज मेरा मोबाइल मुझे लगा 5 साल चलेगा, अब मुझे लग रहा है 2 साल के बाद और 1 ही साल चलेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग लाइफ नॉर्मली कितना है, रिमेनिंग लाइफ को अगर देखो तो नॉर्मली कितना होना चाहिए, सॉरी 3, ठीक है। रिमेनिंग लाइफ कितना होना चाहिए 7 शुड बी, है ना, ये होना चाहिए था नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन आफ्टर रीअसेस्ड, आफ्टर रीअसेस्ड मतलब फिर से चीजों को जब हम लोगों ने चेक किया तो हमें लग रहा है नहीं ये कितना होना चाहिए, असिस्ट स्पेलिंग गलत, बोलो कितना इन्होंने बोला है, वो तो क्वेश्चन बताएगा ना, वो मुझे कैसे पता, वो तो क्वेश्चन बताएगा कितना 5 इयर्स। अब बोल रहा है तो फिर इसके बाद 4th ईयर का डिप्रिशिएशन क्या होगा, क्वेश्चन यही पूछा है कि 4th ईयर का डिप्रिशिएशन क्या होगा, अभी सिखाया, तो बोलो 4th ईयर का डिप्रिशिएशन कितना होगा, अभी किया था तुम लोगों ने 84,000, अभी तो किया था, ये बचा हुआ वैल्यू उस पे लगा दिया, अभी तो किया सेम चीज, ठीक है। तो हम लोग का 4th ईयर का डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, डिप्रिशिएशन हो जाएगा 4,20,000, जो वैल्यू स्क्रैप मेरा 0 है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5, तो 4,20,000 से 5 को डिवाइड करने से जितना आएगा उतना ही आंसर होगा 84,000 पर एनम। मतलब आगे का और 5 साल ये लोग कितना डिप्रिशिएशन लगाएंगे 84 84 84, फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है, फिर आगे जाके और कुछ चेंज करेगा तो कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जो है, ये मैंने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया, बट क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है वो हम बता देते हैं, ठीक है। ये तो मैंने ड्रॉ करके बता दिया, अब क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है वो हम लिख के दिखा देते हैं कि एग्जाम में जब लिखना होगा तो कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिप्रिशिएशन पर एनम कितना चल रहा है 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो कि 0 था, तो यहाँ पर हो गया 60,000 पर एनम। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो लगातार 3 साल 60 60 60 ही चलेगा, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिप्रिशिएशन ऑन एसएलएम फॉर 3 इयर्स इक्वल कितना हो जाएगा 60,000 करके 3 साल का ₹1,80,000, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू मैंने बताया था, बट जिस वैल्यू पे हम लोग अपने एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, तो कोई भी मेथड ले लो, बुक वैल्यू ऑफ एसेट हम लोग का कितना होगा, अगर 6 लाख के एसेट को 1,80,000 का यूज कर चुके हैं तो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ, ऐसे लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ क्या लिखोगे 3rd ईयर, ठीक है। 3rd ईयर के एंड में एसेट का वैल्यू कितना दिखेगा 6 लाख माइनस 1,80,000, यानी कितना हो जाएगा 4,20,000। वही तो मैंने तुम लोग को ड्रॉ में भी दिखाया, ड्रॉ में भी तो मैंने वही चीज दिखाया, देखो 4,20,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, यहां पर चेक करेंगे कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ as per previous estimation, as per previous estimation कितना है
7 ईयर्स, क्योंकि 10 ईयर्स उन्होंने सोचा था, 3 ईयर्स कंप्लीटेड है तो 7 ईयर्स, ठीक है। लेकिन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर रिवाइज्ड एस्टिमेशन ऐसे लिख सकते हो, या रिएसेस, जो भी लिखना चाहो। एज पर रिवाइज्ड एस्टिमेशन कितना है, वो तो क्वेश्चन बताता है, जो कि मुझे बता रखा है कितना, 5 ईयर्स, ठीक है। तो नाउ डिप्रिशिएशन फॉर 4th ईयर कितना हो जाएगा, और जो भी कॉस्ट बचा है 4,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 बता रखा है इन्होंने, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यानी 5, और ये डिवाइड करने से आ जाता है ₹84,000 पर एनम, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन। बाकी क्वेश्चन तो काफी आसान, पढ़ के तुम लोग को देखना है और ऐसे लिखना है, जिनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिनका जैसे सीएमए फाउंडेशन में लिखना नहीं पड़ता है, वहां पर जो है ऑप्शनल होता है, लेकिन ये सब आगे जाके तुम लोग को इंटर में लिखना पड़ेगा, सेम टॉपिक रखा है। तो 84,000 पर एनम करके हम लोग का डिप्रिशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ये वाला हम लोगों ने कौन सा वाला किया, इलास्ट्रेशन 11। देखो सेम यहाँ पर ये भी, a machine of cost 12 lakh is depreciated straight line assuming 10-year working life and zero residual value for 3 years. At the end of third year, the machine was revalued upward by 60,000. यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है कि बोल रहा है कि 3 साल के बाद, 3 साल डिप्रिशिएशन हुआ, 3 साल के बाद इस मशीन के वैल्यू को अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया गया, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन तुम लोग पार्टनरशिप तो सभी ने किया होगा 12 में, ठीक है। रिवैल्यूएशन होता है पार्टनरशिप में, एसेट का रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है, लाइबिलिटी का होता है। अब एसेट का रिवैल्यूएशन अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। अगर अपवर्ड हुआ तो प्रॉफिट, डाउनवर्ड हुआ तो लॉस। रिवैल्यूएशन क्यों होता है, नॉर्मली रिवैल्यूएशन का रीजन ये होता है, देखो वो तो पार्टनरशिप में एक रीजन होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे रिवैल्यूएशन किया जाता है। मेनली रिवैल्यूएशन इसीलिए किया जाता है जैसे कि कोई एसेट बहुत पुराना खरीदा हुआ है, तो उसका जो बुक वैल्यू है ना, और आज के डेट में मार्केट में उसका जो वैल्यू है, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुराने दिनों में खरीदा गया चीज और आज के डेट पे उसका वैल्यू में काफी अप एंड डाउन दिखता है। तो उस केस में क्या होता है, हमें मार्केट के साथ एट पर करना पड़ता है हमारे बुक वैल्यू को, तब हम लोग उसे रिवैल्यूट करते हैं। मार्केट के साथ एट पर करते, बोलते हैं फेयर वैल्यू में दिखाओ, ठीक है, मतलब फेयर वैल्यू। अब देखो होता है ना कि बहुत पुराने जमाने में जो लोग रेंट में रहते हैं, अभी भी देखोगे 100, 200, 500 ऐसे देते हैं, ठीक है। लेकिन आज के डेट पे रेंट वैसा नहीं होता है, 10,000, 15,000, 20,000 के बिना, एटलीस्ट कोलकाता का जैसे, ऐसे ये जो जगह है इसका रेंट मान लो 12,000, ठीक है। तो ये होता है, ये कॉमर्शियल का ज्यादा है, अगर डोमेस्टिक हुआ तो कम। तो वही मतलब फेयर वैल्यू, तो थोड़ी ना ऐसे जगह का कोई 100-200 रुपया रेंट होता है, मतलब वो तो हो गया कि कभी एग्रीमेंट हुआ था उसी पे चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वही होता है कि फेयर वैल्यू के साथ मुझे एड पर करना है, मतलब मुझे रिवैल्यू करना है। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ है, अब बोल रहा है कि द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज रीअसेस्ड एट 9 ईयर। अब उसके बाद उन्होंने यूजफुल लाइफ सोचा कि अब कितना हो जाएगा, रीअसेस्ड होके 9 ईयर हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक चीज बोलो, अगर 10 इयर्स लाइफ था और उसमें 3 साल तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था, तो हमारे पास और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना होना चाहिए था, 7, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। लेकिन अभी ये लोग बोल रहे रीअसिस्ट करके कितना कर दिया है, 9 बढ़ा दिया है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में कम कर दिया था। हम लोग को बोला है 4th ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये निकाल के देना, ठीक है। चलो देखो कैसे होगा, इलास्ट्रेशन 12, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम थोड़ा ड्रॉ करके समझा देते हैं तुम लोग को। एसेट का कॉस्ट था 12 लाख, ठीक है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना था, स्टार्टिंग में कितना था, 10 इयर्स, ठीक है। और स्क्रैप कुछ था नहीं, 0 था, ठीक है। और ऐसे हम लोगों ने कितना बार डिप्रिशिएशन, अच्छा कौन से मेथड से डिप्रिशिएशन लगा रहे थे, एसएलएम, कितना साल लगा दिया, 3 इयर्स। तो बोलो कितना कितना डिप्रिशिएशन दिया, 1,20,000। अच्छा, तो 12 लाख में से 1,20,000 चला गया, तो पहली बार डिप्रिशिएशन के बाद एसेट का वैल्यू कितना बचेगा, 1080 होगा शायद, ठीक है। फिर कितना डिप्रिशिएशन, 1,20,000, तो फिर बचा हुआ वैल्यू
960, ठीक है। फिर 1,20,000 तो बचा हुआ वैल्यू 8,40,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आके इन्होंने 2-3 पॉइंट सोचा। क्या सोचा कि इसका वैल्यू हम लोग अपवर्ड करेंगे, ठीक है। अपवर्ड करेंगे मतलब इसका वैल्यू बढ़ाएंगे, कितने से बढ़ाएंगे? 60,000। तो अगर अपवर्ड कर देते हैं 60,000, तो अब बुक वैल्यू जो कि 8,40,000 दिख रहा था वो कितना दिखेगा? अपवर्ड है तो प्लस होगा, अगर डाउनवर्ड होता तो माइनस होता। हाँ, होता 9 लाख, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज भी इन्होंने सोचा। क्या सोचा? बोला कि यूजफुल लाइफ 9 इयर्स मानेंगे, रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ 9 इयर्स मानेंगे, ठीक है। अब हम लोग को बोला है, बोलो अगर ये सब कंडीशन होता है तो 4th ईयर का डिप्रिशिएशन क्या होगा? 4th ईयर मतलब इसके बाद वाला, ठीक है। तो 4th ईयर का डिप्रिशिएशन क्या हो जाएगा? 1 लाख। 9 लाख डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा? 1 लाख पर एनम, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा। बस इस चीज को अब रिप्रेजेंट करके लिख दो, ठीक है। चलो तो लिखेंगे सबसे पहले डिप्रिशिएशन पर एनम ऑन एसएलएम बेसिस कितना हो जाएगा? 12 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो कितना होता है? 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 पर एनम, ठीक है। डिप्रिशिएशन फॉर 3 इयर्स कितना हो जाएगा? 1,20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3,60,000 रुपीज, ठीक है। तो बुक वैल्यू यहां पर लिखेंगे, बुक वैल्यू आफ्टर थर्ड, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। आफ्टर नहीं लिखो, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना होगा? 8,40,000, मतलब इसे मुझे माइनस करके लिखना चाहिए, तो हम लिखेंगे 10 लाख, सॉरी 12 लाख माइनस 3,60,000 कितना होता है? 8,40,000। अब लिखो बुक वैल्यू आफ्टर अपवर्ड रिवैल्यूएशन, बुक वैल्यू आफ्टर अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा? टोटल करो, 8,40,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा? 9 लाख, ठीक है। अच्छा, और अब लिखेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर प्रीवियस एस्टिमेशन, वो सब लिखना पड़ता है, ठीक है। प्रीवियस एस्टिमेशन कितना था? एज पर प्रीवियस एस्टिमेशन कितना था बोलो? हाँ, 10 माइनस 3, क्योंकि 3 साल हम लोग डिप्रिशिएशन लगा चुके हैं, 7 इयर्स। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज रिवाइज्ड एस्टिमेशन, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर रिवाइज्ड एस्टिमेशन कितना हो जाएगा? वो तो क्वेश्चन बताता है 9 इयर्स, ठीक है, 9 इयर्स। अब डिप्रिशिएशन फॉर 4th ईयर वो लिखना, लिखो डिप्रिशिएशन फॉर 4th, डिप्रिशिएशन फॉर 4th ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब अभी जो कॉस्ट है 9 लाख माइनस स्क्रैप 0 डिवाइडेड बाय 9, यानी ₹1 लाख पर एन, ठीक है। 4th ईयर का डिप्रिशिएशन, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अपने हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है वो तुम लोग को जरूर से लिखना है, ठीक है, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है, किस बेसिस पे तुम लोगों ने निकाला। ये करना जरूरी नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए किया। डायरेक्ट ये लिखेंगे तो तुम लोग को क्या समझ में आएगा? तो एक बार मैंने ड्रॉ करके समझा दिया, ठीक है। ये जरूरी नहीं है करना,
कि ये करना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए, लेकिन समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इलास्ट्रेशन 12 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला इलास्ट्रेशन 13, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है देखो, नया एक चीज इसमें, नया मतलब इन द सेंस देखो, नया कुछ है नहीं। मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था कि अगर हम लोग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करते हैं तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, लेकिन अगर इनटेंजिबल पे करते हैं तो उसका नाम मैंने बताया था, उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट को दिया गया है। मैंने बोला था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ नाम में चेंजेस है, ठीक है। तो देखो बोला है कुमार R&D कंपनी रजिस्टर्ड ए पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट होता है। पेटेंट का मतलब होता है पेटेंट राइट। मतलब मान लो मैंने कुछ ऐसा चीज इन्वेंट किया है कि हम नहीं चाहते हैं कि मेरा उस इन्वेंशन को कोई और काम पे लगाए, ठीक है। तो मुझे उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? पेटेंट, ठीक है। अब पेटेंट बनवा लेने से अगर मेरा इन्वेंशन कोई और यूज कर रहा है तो हम उस पर लीगल केस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लाइसेंस होता है ना, गाड़ी चलाना है तो उसका लाइसेंस चाहिए, तो वैसे ही अगर अपना पेटेंट मतलब अपना जो आविष्कार है वो अगर अपना ही रखना है यानी इन्वेंशन को, तो हमें पेटेंट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो बोल रहे द पेटेंट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। बोल रहे ये पेटेंट जो है इंटेंजिबल एसेट है। वो वैसे भी तुम लोग को पता है पेटेंट इंटेंजिबल एसेट होता है क्योंकि वो एक राइट्स होता है, तो वो कभी थोड़ी ना हम लोग टच करके देख सकते हैं। इंटेंजिबल का मतलब क्या है? इनविजिबल, और जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है। On 1st July 2021 developed at a cost of 28 lakh and spent 2 lakh towards legal fees। तो ये पेटेंट का खर्चा कितना पड़ गया? ये पेटेंट बनाने का कितना चार्जेस हुआ? बोला कि इसको खरीदने का खर्च मतलब इसका कॉस्ट हुआ था 28 लाख और लीगल फीस इस पे लगा 2 लाख, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया इसका कॉस्ट? 30 लाख, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन, तो लीगल फीस और रजिस्ट्रेशन मिला के 2 लाख और कॉस्ट 28 लाख, टोटल जो है पेटेंट का वैल्यू हो गया 30 लाख। द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर। मतलब जैसे लाइसेंस का एक ड्यूरेशन होता है ना कि 1 साल 6 महीना, वैसे पेटेंट का भी होता है। तो पेटेंट ये कितने साल का है? 10 इयर्स का। 10 इयर्स बाद इसको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोल रहे 10 इयर्स तक का इसका लाइफ है। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। बोल रहा है कि इनका बुक्स एंड होता है 31 दिसंबर को। हमें बोला है पेटेंट अकाउंट बनाओ, जैसे मशीन अकाउंट बोलता है तो बोला पेटेंट अकाउंट बनाओ, और जैसे डिप्रिसिएशन बोलता है बोला है कि एमोर्टाइजेशन अकाउंट बनाओ, क्योंकि एमोर्टाइजेशन का मतलब ही होता है डिप्रिसिएशन। लेकिन इंटेंजिबल के लिए वर्ड इज एमोर्टाइजेशन, और ये जो फिक्स्ड एसेट जो टेंजिबल वाला है उसके लिए नाम होता है डिप्रिसिएशन। हमें 2 साल का बनाने बोला है, 21 का और 22 का, ये दो हमें बना के दिखाना है, ठीक है। चलो पेटेंट अकाउंट बनाएंगे और एमोर्टाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। इलास्ट्रेशन 13, ठीक है। तो बोलो तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा? मेथड कुछ नहीं बोला है, लेकिन तुम लोग को क्या लगता है कौन सा मेथड लगना चाहिए? जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से कौन सा मेथड लगेगा? SLN, क्योंकि देखो WDV तो बिना रेट के लगता नहीं है, रेट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हमें एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया है, कॉस्ट दिया है, स्क्रैप नहीं दिया है तो स्क्रैप 0 मानोगे। तो हर साल कितना करके डेप्रिसिएशन लगेगा? हाँ, लेकिन पहले साल 3 लाख नहीं लगेगा, क्योंकि पहले साल वो खरीदा कब था? जुलाई में। तो जुलाई से दिसंबर 1 ईयर तो होता नहीं है, तो पहले साल तो 12 मंथ्स नहीं लगेगा, उससे कम होगा। देखिए, हाँ पहले साल कितना लगे? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। मतलब 1,50,000, और नेक्स्ट ईयर कितना लगेगा? 3 लाख, ठीक है। तो चलो इसका वर्किंग नहीं बना रहे, ये बिना वर्किंग के ही हम इसी में दिखा देंगे बना के, तुम लोग बाद में अगर चाहो तो वर्किंग बनाने का। तो हम लोग बनाएंगे एक पेटेंट अकाउंट, और एक बनाएंगे हम लोग 2 साल का ही बनाना, और एक बोला है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले इधर परचेज का एंट्री डालेंगे, ठीक है। डेट वेट का कॉलम तुम लोग बना लेना अपने हिसाब से। 1/7/2021 में सबसे पहले एंट्री होगा पेटेंट को परचेज करने का, तो पहला एंट्री होगा टू बैंक, ठीक है। टू बैंक बोल के परचेज कॉस्ट लिखेंगे। परचेज कॉस्ट है 28 लाख, ठीक है। और एक कॉस्ट हम लोगों ने इनकट किया है लीगल सेम डेट पे,
लीगल और क्या बोला था, नाम क्या दिया है, लीगल एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो टू बैंक बोल के लिखो लीगल एंड रजिस्ट्रेशन 2 लाख। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कब लगेगा, अगर 21 में लिया है इनका ईयर एंड अगर 31 दिसंबर 21 को होता है तो पहला डेट कब लगेगा, 31 दिसंबर 21 को बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, ये तो टोटल हो जाएगा 30 लाख। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, देखो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो कि हम लोगों को बता रखा है 10। तो अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो पर एनम का निकल के आएगा, क्योंकि 10 इयर्स 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 इयर्स यानी पर ईयर डिप्रिशिएशन। बट परचेज हुआ है 1 जुलाई को, तो इस वैल्यू को इनटू करना है 6/12 से टाइम से, ठीक है। तो फिर मेरा आंसर कितना निकल के आएगा, 1,50,000। तो फर्स्ट ईयर पेटेंट खरीदने के बाद, अच्छा डेप्रिसिएशन लिख दिया मैंने ना गलती से, तुम लोग इसको ठीक करो, एमोटाइजेशन लिखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन नहीं चलेगा, एमोटाइजेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, एमोटाइजेशन लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। अब बोलो कितना वैल्यू बचता है, 30 लाख में से 1,50,000 चला गया तो कितना वैल्यू बचा, देखो कैलकुलेटर से, 28,50,000, ठीक है। अब ये 1122 में ब्रॉट डाउन होगा टू बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा 28,50,000। अच्छा, एमोटाइजेशन अकाउंट में भी साथ ही साथ एंट्री कर लेते हैं। एमोटाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू पेटेंट, ठीक है, जैसे तुम लोग टू फिक्स्ड एसेट लिखते हो ना वैसे ही 31 दिसंबर 21 को इसका क्रॉस पोस्टिंग करोगे एमोटाइजेशन टू पेटेंट, तो क्या हो जाएगा टू पेटेंट, कितना वैल्यू लिखेंगे 1,50,000। और ये कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेम ही तो चीज है, नाम अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे नहीं करते हो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट फिर पीएल टू डेप्रिसिएशन, वही हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा पीएल, कितना मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000, ये कर दो क्लोज, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे फिर हमें 2 साल का दिखाने बोला है ना, तो फिर से नेक्स्ट ईयर का दिखाएंगे। नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन का डेट कब होगा, 31 दिसंबर 2022। डिप्रिसिएशन नहीं लिखना है, ठीक है, वो आदत है तो हम बार बार बोल दे रहे हैं, एमोटाइजेशन लिखना है तुम लोग को बाई एमोटाइजेशन। अब एमोटाइजेशन यानी कि जो डिप्रिसिएशन है वो कितना लगेगा बोलो, पूरा 3 लाख ही लगेगा, मतलब 30 लाख -0 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 12/12, क्योंकि इस बार तो पूरा 1 साल यूज हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3 लाख। तो अगर 3 लाख हो चुका है चार्ज तो बोलो बचा हुआ वैल्यू कितना होगा, माइनस करोगे तो मिल जाए, देखो चेक करके कितना, 25,50,000। अब इसका भी क्रॉस पोस्टिंग कर दो, मतलब ये जो डिप्रिशिएशन है उसका 31 दिसंबर 2022 टू लिखोगे पेटेंट, ठीक है, कितना लिखेंगे 3 लाख, और इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे पीएल में बाई पीएल। ठीक है, तो एमोटाइजेशन नाम दे दे तो इससे कुछ भी सोचने वाला बात नहीं है। इंटेंजिबल एसेट का नाम देगा तो वो लिखोगे, एमोटाइजेशन लिखोगे, बस लिखते लिखते डिप्रिसिएशन मत लिख दो, ठीक है, क्योंकि हमें एमोटाइजेशन अकाउंट जब क्लियरली बनाने बोला है तो हमें एमोटाइजेशन लिखना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज अगर कभी लिख देते हो डिप्रिसिएशन तो बात अलग है, लेकिन जब क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि एमोटाइजेशन यूज करो, क्योंकि इंटेंजिबल पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, उस पे एमोटाइजेशन ही लगता है। सेम इस तरीके का और एक क्वेश्चन है जिसमें अकाउंट नहीं बोला है,
अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो चेंज इन मेथड देखा था उस तरीके का क्वेश्चन। देखो क्या बोला है इसमें 14th नंबर में, ये भी आसान है, तुम लोग खुद भी कर सकते हो। देखो बोला है प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी। स्ट्रीमिंग कंपनी मतलब होता है ना आजकल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है जहां पर स्ट्रीमिंग होता है। बोल रहा है प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड द स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफ ए मूवी। तो वो राइट्स लेना पड़ता है, कोई भी प्लेटफॉर्म किसी भी मूवी को शो नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ता है कि तभी जाके वो मूवी अपने प्लेटफॉर्म में दिखा सकता है। तो बोले राइट खरीदा है इस कंपनी ने कितने रुपए देके 18 लाख। तो राइट्स लिया है तो ये क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट। राइट तो कोई टेंजिबल एसेट नहीं है, फिक्स्ड एसेट है, लेकिन इंटेंजिबल विद द कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रीमिंग पीरियड बीइंग 10 इयर्स। क्योंकि ये राइट्स 10 साल के लिए वैलिड है इसीलिए ये फिक्स्ड एसेट है, लेकिन ये राइट्स है इसीलिए ये क्या है, इंटेंजिबल है। ठीक है, लेकिन यही राइट्स अगर मान लो 6 महीने का होता तो ये फिक्स्ड एसेट नहीं होता, क्योंकि फिक्स्ड एसेट होने के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, मोर देन 12 मंथ्स का यूजफुल होना चाहिए। तो जो भी हो, तो ये यहाँ फिक्स्ड एसेट है, वो भी इंटेंजिबल। एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर बेस्ड ऑन द डिक्लाइन इन व्यूअरशिप प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी डिसाइड टू स्ट्रीम द मूवी ओनली फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। बोल रहा है कि ज्यादा लोग मूवी नहीं देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, इसीलिए उन्होंने पहले तो सोचा था कि 10 साल तक ये राइट खरीदा था, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 5 साल ही इस राइट्स को ये लोग यूज करेंगे। तो बोल रहा है एमोटाइजेशन फॉर द 4th ईयर। अगर ऐसा है तो 4th ईयर का एमोटाइजेशन यानी 4th ईयर का डिप्रिसिएशन बताओ। ठीक है, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो इंटेंजिबल है तो एमोटाइजेशन बोल रहा है। तो तुम लोग यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं करना है। ठीक है, 4th ईयर का एमोटाइजेशन मतलब किस तरीके का क्वेश्चन बोला है ये देखो, अभी हम लोगों ने किया था ना इस तरीके का चीज बोला। ठीक है, तो देखो क्या हो, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, इलास्ट्रेशन। अच्छा, तो यहाँ पर ड्रॉ करके बताते हैं। 18 लाख का राइट्स लिया था। ठीक है, 18 लाख से राइट्स को परचेस किया था फॉर 10 इयर्स। ठीक है, अच्छा अब बोला कि यहाँ पर एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर बेस्ड ऑन द डिक्लाइन इन व्यूअरशिप, तो 4 साल तो इन्होंने काम कर लिया। ठीक है, 4 साल नहीं, बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर बोला है, मतलब 3rd ईयर के एंड में जब 4th ईयर का शुरुआत हो रहा है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं तब तुम लोग समझ जाओगे कि स्पेशलिटी यहाँ पर है। ठीक है, 4th ईयर के बिगिनिंग में देखो वही बोला एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर व्यूअरशिप कम होने लगा, तो बोला कि नेक्स्ट 5 साल ही चलेगा। बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर में इन्होंने राइट्स का लाइफ जो है, ठीक है, राइट्स को कितने दिन के लिए रीअसिस्ट कर लिया, 5 इयर्स। ठीक है, लेकिन 3 साल बाद तो होना कितना चाहिए था, 7 इयर्स। ठीक है, लेकिन इन्होंने राइट्स को रीअसेस्ड कर लिया, रिवाइज्ड कर लिया कितने पे, 5 इयर्स। अब बोल रहा है कि 4th ईयर का एमोटाइजेशन बताओ। बोलो 4th ईयर का एमोटाइजेशन क्या होगा, फिर हम प्रेजेंटेशन बता देते, तुम लोग आंसर बताओ। मैंने तो इतना सारा करवाया, सेम प्रोसेस में ही करना है तुम लोग। 12,60,000 तो कैरिंग अमाउंट है, वो सही बोले, 12,60,000 যেটা বলছো ওটা 3rd ইয়ারের এন্ডে অ্যাসেটটার ভ্যালু হচ্ছে। और डेप्रिसिएशन 52,000 पर एनम, सही बात। देखो यहाँ पर पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, 1,80,000। फिर नेक्स्ट ईयर कितना लगा है, 1,80,000। फिर नेक्स्ट ईयर कितना लगा है, 1,80,000। ठीक है, तो 1,80,000 करके 3 साल का लगेगा, तो हमारे पास कितना डेप्रिसिएशन कितना एसेट का वैल्यू बचेगा। तो देखो हम लिख देते हैं एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन पर एनम कितना चल रहा था, 18 लाख। कॉस्ट ऑफ एसेट स्क्रैप वैल्यू तो मुझे 0 बोल रखा है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 इयर्स। तो कितना हो जाएगा, 1,80,000 पर एनम। ठीक है, अच्छा एमोटाइजेशन फॉर 3 ईयर, ये हो गया पर एनम। देयरफॉर amortization on SLA for 3 years कितना हो जाएगा, 1,80,000 इंटू
3 इयर्स। इसीलिए तो हम ड्रॉ करके बताते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। तुम लोग अगर ड्रॉ करके करोगे ना, जो तुम लोग शायद नहीं कर रहे हो, बट ड्रॉ करके करोगे तो कभी गलत नहीं बोलोगे। क्या हो रहा है, आधा अधूरा आंसर हो जा रहा है, मतलब पूछा कुछ और जा रहा है, आंसर हमारा कुछ और हो जा रहा है। बिकॉज ये लिखने से समझ में आता है कि कौन सा क्या वैल्यू है। तो 5,40,000 हम लोगों का यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, 5,40,000। अब हमें क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर बोला है कि राइट्स को 5 इयर्स रिवाइज्ड किया है और कुछ नहीं। तो पहले वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ द स्ट्रीमिंग राइट, बुक वैल्यू ऑफ द स्ट्रीमिंग राइट्स एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। ठीक है, कितना हुआ होगा, एसेट तो था मेरा 18 लाख का, उसमें से कितना यूज हो गया है, 5,40,000 का। तो बचा हुआ वैल्यू जिसको बुक वैल्यू बोलते हैं वो कितना हो गया, 12,60,000 का। अगर तुम लोग इंडिविजुअली भी देखोगे तो भी पता चलेगा। 18 लाख से 1,80,000 माइनस करके देखो कितना होता है, फिर उससे 1,80,000 माइनस करो, फिर उससे 1,80,000 माइनस करो, 12,60,000। फिर यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर प्रीवियस एस्टिमेशन, प्रीवियस एस्टिमेट्स। ठीक है, कितना होना चाहिए। हम लोगों ने तो शुरुआत में सोचा था 10 साल, 3 साल यूज किया तो 7 इयर्स होना चाहिए। बट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर रिवाइज्ड एस्टिमेशन, एस्टिमेट्स ये कितना है, 5 इयर्स, जो कि हमें क्वेश्चन बताया है। ठीक है, अच्छा तो फिर हमें निकालना पड़ेगा एमोटाइजेशन फॉर द 4th ईयर। तो ये क्वेश्चन और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सिवाय एमोटाइजेशन लैंग्वेज के। एमोटाइजेशन फॉर 4th ईयर कितना होगा, 12,60,000 एसेट का वैल्यू बच रहा है, डिवाइडेड बाय 5। अब देख लो कितना आता है, कितना आया, 2,52,000 पर एनम लिखना पड़ेगा। मतलब अब आगे का 5 साल 2,52,000 2,52,000 2,52,000 करके ही चलेगा। बिकॉज ये कौन सा मेथड है, एसएलएम मेथड है, इसीलिए इसी मेथड से मतलब इसी तरीके से चलता जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गया। ये जो एमसीक्यू है वो तो लास्ट में करेंगे। यहाँ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें से 1 तो आज नहीं करेंगे, ये काफी बड़ा होता है। ठीक है, ये सेकंड जो क्वेश्चन है ये हम लोग कर सकते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। 6th इसमें से हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हम लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखो, देखो इसमें बोला है कि द मशीनरी अकाउंट ऑफ ए फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 लाख। बोल रहा है कि एक मशीनरी अकाउंट, एक फैक्ट्री में एक मशीन है जिसका बैलेंस कितना दिख रहा है, 19 लाख ऑन 1st Jan 2019. Its accounts were made up on 31st December each year and depreciation is write off at 10% per annum under the diminishing balance method. तो हम लोग को दो इंफॉर्मेशन दिया है। पहला कि 1st Jan को एसेट का वैल्यू, जो कि एसेट का नाम है मशीन, वो कितना है 19 लाख, और डेप्रिसिएशन कितना राइट ऑफ हो चुका है अभी तक, किस मेथड में हुआ है, 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, और इनका ईयर एंड कब होता है, 31 दिसंबर को। फिर क्या बोला है देखो, फिर बोल रहा है ऑन 1st June 2019 a new machine was acquired at a cost of 2,80,000 and installation charges incurred in erecting the machine works out 8,920 on the same date. मतलब एसेट का वैल्यू फिर टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 2,80,000 और ये वाला वैल्यू हम लोग का जितना है। On 1st June 2019, इसी डेट में a machine which had a cost of 4,37,400 on 1st Jan 2017 was sold for 75,000। मतलब बोल रहा है कि 19th में
फर्स्ट जून 19 में एक मशीन इन्होंने बेच दिया, जो खरीदा कब था 17 में, 1 Jan 17 में कितने में बेचा 75,000। अनदर मशीन विच हैड ए कॉस्ट ऑफ 4,37,000 ऑन 1 Jan 18, बोल रहा है जनवरी 18 में कोई एक मशीन का कॉस्ट इतना था, was scrapped on the same date, इसी डेट में वो भी स्क्रैप हो गया, एंड इट रियलाइजिंग नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं मिला, ऐसे ही बेच दिया हम लोगों ने, हमें कुछ रिकवरी वैल्यू नहीं मिला। अब क्या बोला है, while write a plant and machinery account for the year 19, सिर्फ 19 का अकाउंट बनाना है, allowing the same rate of depreciation as in the past, calculating depreciation to the nearest multiple of a rupee। तो बोल रहा है कि जो पहले का मेथड है उसी मेथड से हमें चार्ज करना है, मतलब कौन सा रेट लगेगा 10% WTV, जो भी मशीन है सब में 10% WTV ही लगाना है। और बोल रहा है कि अगर हम लोग का फ्रैक्शन में आए तो उसको कैसे लिखना है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ए रूपी में लिखना है। तो पहले तो हमें चीज को ड्रॉ करना ही पड़ेगा इस केस में, क्योंकि हमारा यहाँ तो बोला है 19 का करना है, लेकिन इंफॉर्मेशन 17 का है, 18 का है, 19 का है, इस तरीके से है। तो हम लोग का जो टाइमलाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, देख ये कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला ईयर कौन सा स्टार्ट होना चाहिए, 1 Jan 17, सबसे अर्लियर यही वाला है। यहाँ पर हम लोग के पास जो एसेट था उसका कॉस्ट कितना था, उसका कॉस्ट था 4,37,400, ठीक है 4,37,400। अच्छा, ये एसेट का डिप्रिशिएट मतलब ये ईयर कब एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 2017 को, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर कब हुआ होगा 31 दिसंबर 18 को, उसके बाद 31 दिसंबर 19 को, यही कुछ ईयर हमें करना है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर बोल रहा है 1 Jan 19 में एसेट का वैल्यू कितना दिख रहा है 19 लाख। 1 Jan 19 मतलब कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस कितना दिख रहा है एसेट का 19 लाख। बैलेंस का मतलब क्या, हम लोगों ने 19 लाख का एसेट परचेज किया है, ऑब्वियसली नोट 19 लाख का एसेट परचेज नहीं किया। पुराना जो एसेट है उसका आज के डेट पे वैल्यू कितना है 19 लाख। बैलेंस का मतलब कभी परचेज नहीं होता। अब बोल रहा है कि इन्होंने डेप्रिसिएशन कैसे लगाया, हमेशा 10% पर एनम WTV, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगा रहा है 10% पर एनम WTV। तो मेथड को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया। फिर 1 जून 19 को एक नया मशीन खरीदा है 2,80,000, तो 1 जून 19 कब आएगा, तो ये 1 Jan 19 है, तो 1 जून यहाँ पर आ सकता है। 1 जून 19 में इन्होंने एक एसेट परचेज किया है, ठीक है। हाँ, कितने का परचेज किया है 2,80,000 और उसमें इरेक्शन चार्जेस 8,920, तो 2,80,000 प्लस इरेक्शन चार्जेस बोला है 8,920, तो टोटल एसेट का कॉस्ट कितना होता है, ऐड करने से 2,88,920, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है एंड ऑन द सेम डेट ऑन 1 June 2019, मतलब उसी डेट पे ए मशीन विच एट ए कॉस्ट 4,37,000 ऑन 1 Jan was sold for 75,000, मतलब ये वाला एसेट इस डेट पे बिक गया है, ठीक है, सोल्ड आउट हुआ है कितने में, इसका कलर चेंज करते हैं तो समझ में आए। ये एसेट बिक गया है इस डेट पे कितने में 75,000, ये देखो यहाँ बोल रखा है 75,000, ठीक है। फिर यहाँ पर another machine which had cost 4,37,000 on 1 Jan 2018, तो 1 Jan 2018 ये वाला होगा। यहाँ पर एक मशीन खरीदा था इन्होंने कभी, ठीक है, जिसका कॉस्ट कितना था 4,37,000। हम इसको ना एक काम करते हैं, कॉस्ट लिखते हैं, परचेज लिखोगे तो भी चलेगा, कॉस्ट दिया है 4,37,000 का एक मशीन 1/118 में जो इन्होंने परचेज किया था, वो भी सेम डेट पे इन्होंने बेच दिया और कुछ भी नहीं मिला, तो इसी डेट पे कर दिया है सोल्ड आउट, ठीक है, इसी डेट पे हो गया है सोल्ड, बट जीरो वैल्यू पे, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, हमें 19 का अकाउंट बना के दिखाना है।
मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ कहाँ का अकाउंट बना के दिखाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का अकाउंट मुझे बना के दिखाना, ठीक है। इतना सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ, लेकिन ये अकाउंट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ जो परचेज हुआ है वो तो लिखेंगे, लेकिन मुझे 1119 का बैलेंस चाहिए, जो कि मुझे क्वेश्चन में लेकिन दिया हुआ है कि 1119 का बैलेंस कितना होगा। ये अच्छा बात है, लेकिन मुझे एक चीज और भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एसेट बिक गया, ये एसेट बिक गया, अब बिका कब है, इस डेट पे, तो इस डेट पे जो एसेट बिका तो उसको बेचने पे प्रॉफिट है कि लॉस, वो भी तो इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगा। तो प्रॉफिट है कि लॉस पता करने के लिए मुझे इस एसेट का यूज पूरा यहाँ से यहाँ तक दिखाना पड़ेगा, तब तो जाके होगा। मतलब मेरा वर्किंग नोट काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन तो दिख रहा है 1 साल का, लेकिन वर्किंग नोट तो बड़ा होगा ना, क्योंकि मुझे इस एसेट का प्रॉफिट लॉस निकालना है, इस एसेट का प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो हम इस अकाउंट में उसे दिखा पाएंगे। तो चलो वर्किंग नोट स्टार्ट कर। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन से एसेट का बनाएंगे, चलो पहले वाले एसेट का बनाते हैं। 1117 में कॉस्ट है एसेट का कितना, 4,37,400, ठीक है। अच्छा, अब इस पे लगाएंगे डेप्रिशिएशन। तो देखो यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे करके जा रहे थे और यहाँ पर आ गया 31 दिसंबर 2017। अब इस पे लगाएंगे डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन WDV 10% पे लगेगा, तो 4,37,400 पे डेप्रिशिएशन WDV मेथड पे लगाने से कितना होता है, एक जीरो कम हो जाएगा, 43,740 होगा, ठीक है। तो वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, माइनस माइनस करके 3,93,660, 660 तो अच्छा। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इस डेट पे हम लोगों ने एक एसेट परचेस किया है, वो ड्रॉ दिख रहा है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं, अगर तुम लोग एग्जाम में ड्रॉ नहीं करोगे तो तुम लोग को एक ही प्रॉब्लम होगा, तुम लोग बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे और डेट एक भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इतना हम बोल सकते हैं। क्योंकि ये मैंने देखा है, नॉर्मली लोग ड्रॉ नहीं करना चाहते, लेकिन जब 4-5 मशीन दे देगा, उसका पार्ट इसका पार्ट, वो तुम लोग खुद प्रैक्टिस करने से समझ जाओगे कि प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये मशीन 1 कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मशीन 2 नाम दे देते हैं। तो कौन सा मशीन खरीदा है हम लोगों ने 1118 में, बोलो। 1118 में कौन सा मशीन खरीदा है, 4,37,000, ठीक है। अच्छा, अब इस पे डेप्रिशिएशन लगाएंगे। अब ये ईयर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ पर आके डेप्रिशिएशन लगेगा। बोलो कितने मशीन पे डेप्रिशिएशन लगेगा, दोनों पे, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, दोनों पे लगेगा। तो 31 दिसंबर 2018 पे डेप्रिशिएशन लगाओ। पहले इस पे लगा रहे हैं, ये लिखा हुआ है, तो इस पे लगाओ कितना परसेंट, वही 10%, तो कितना होगा 43,700, माइनस करने से कितना आता है देखो, 3,93,300। अच्छा, यहाँ भी लगाएंगे, WDV मेथड बोला है, तो ये बचे हुए वैल्यू पे 10%, तो एक जीरो हट जाएगा, 39,366, माइनस करके देख लो। फोर, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा मेन ईयर में हम लोग आ चुके हैं, जो हमें बोला गया था, ठीक है। अच्छा, तुम लोग एक चीज चेक करो कि यहाँ पर हम लोग का बचा हुआ वैल्यू, हम लोगों ने 31 दिसंबर 2018 तक का चार्ज कर दिया, तो यहाँ पर बोला है एसेट का बचा हुआ वैल्यू कितना है, 19 लाख है। अच्छा ठीक है, वो तो देखेंगे। अब देखो, हम लोग ऐसे जा रहे थे 19 वाले ईयर में, 1619 को हम लोगों ने दोनों एसेट को बेच दिया, ये जो M1 M2 लिखा है दोनों को बेच दिया। तो बेचने के पहले इसको कितना दिन यूज किया, दिसंबर तक डिप्रिशिएशन ऑलरेडी चार्ज है, उसके बाद जितना दिन यूज किया उतने दिन का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई 5 मंथ्स होगा, क्योंकि 1 जून को हम लोगों ने इसे बेच दिया है, 1 जून को हम लोगों ने इसे बेचा है। तो इसके बाद डिप्रिशिएशन कब तक का लगेगा, 1 जून 2019 तक का लगेगा, लगाओ, ठीक है। 5 महीने का, 5 मंथ्स का। तो कैसे लगाओगे, 3,54,294 इंटू 10% इंटू 5/12, देखो कितना होता है।
14,760, ठीक है चलो। हाँ, लेकिन मुझे बोला था ना मल्टीपल ऑफ 100 करने के लिए, ठीक है, तो हम टू तक ही लिखेंगे। चलो पहले ये 2 तक लिखो। 14,762 माइनस करके देखो कितना आता है। थ्री 39,532, ठीक है, 339,532। और इसके बाद हम लोगों ने इस मशीन को बेच दिया। ये पहला वाला है जो पीले वाले कलर से किया है, इसको बेचा है। देखो पीले वाले कलर से ही लिख रखा है, कितने से बेचा है? 75,000। तो लॉस है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वैल्यू इतना है। तो सेल किया है 75,000 पे, तो कितना लॉस हो रहा है? देख, काफी ज्यादा लॉस हो। 2,64,532 कर लेंगे, ठीक है। 2,64,532 इतने का मेरा क्या है? लॉस है। और ये एसेट हमारे पास से चला गया, ठीक है, ये एसेट हमारे पास से चला गया। अच्छा, अब नेक्स्ट इस पे आते हैं। ये भी हमारा 1619 तक ही यूज हुआ। इस पे भी तुम लोग को डिप्रिशिएशन चार्ज करना है। 3,93,300 इंटू 10% इंटू 5/12। टाइम पीरियड इसका भी सेम ही है, सेम डेट है। 16,388 माइनस कर लेते हैं। 3,76,912, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है। अब इसको बेचा कितने में? जीरो। ये देखो ग्रीन कलर से मैंने दिखा रखा है, इसको बेचा कितने में है? जीरो में है। तो फिर मेरा पूरा ही लॉस है। अगर मैंने इतने वैल्यू का एसेट मार्केट में दे दिया किसी को जो मुझे कुछ भी नहीं देगा, बोला कुछ नहीं दे सकते इसका, तो मेरा क्या है? पूरा का पूरा लॉस है, ठीक है। इसमें इतना लॉस, इसमें इतना लॉस, दोनों एसेट हमारे हाथ से चला गया। अब देखो इस डेट पे हम लोगों ने एक नया एसेट भी खरीदा था। 2,80,000 प्लस 8,920 करके एक नया एसेट हम लोगों ने खरीदा था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एसेट नंबर 3, मतलब M3। तो कब खरीदा? 1619 में। कितने का खरीदा? 2,88,920। हम इरेक्शन चार्जेस जोड़ के ही लिख रहे हैं। अब ये एसेट हमारे पास कितने दिन यूज हुआ? 31 दिसंबर 19 तक। तो जून 1 से लेके दिसंबर 19 तक डिप्रिशिएशन कितने दिन का चार्ज होगा? 7 मंथ्स होगा। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ्स का होगा। तो 7 मंथ्स का डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? तो कैलकुलेटर पे करना है। 288,920 इंटू 10% इंटू 7/12। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 16,854। ये इतना आ रहा है। 16,854 माइनस करके देख लो कितना है। अच्छा, 2,72,066, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो कर लिया, लेकिन अब इसमें एक जो है पॉइंट बाकी है हम लोग का। क्या बाकी है पता है? देखो हम लोग को एक चीज बोला था कि 31 दिसंबर 18 को एसेट का वैल्यू हमारे पास कितना है? 19 लाख। लेकिन तुम लोग एक चीज चेक करो, 31 दिसंबर 18 को हमारे पास एसेट का वैल्यू कितना है बोलो तो? ये देखो, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये दो ऐड करने से कितना होना चाहिए? 19 लाख। लेकिन नहीं होगा, चेक करके देखो, चेक करो कितना होना चाहिए। 7 लाख समथिंग होगा शायद। देखो 7 से 8 लाख कुछ एक होगा, चेक करके देखो। 7,47,594 होना चाहिए। चेक करो फिर से एक बार। 3,542,94 प्लस 3,93,300। क्वेश्चन 3,542,94 प्लस 3,7,6,912 है, तो 7,31,000
अच्छा एक सेकेंड, एक चीज गलत हो रहा है शायद, ये वाला होगा ना, ये वाला होगा, मेरा डेट देखो आगे पीछे, ये दिसंबर के बाद वाला है ना, ये वाला होगा, मैंने ये नीचे वाला ले लिया, समझ में आया क्या गलती हुआ, 18 के बाद वाला होगा ना, मैंने ये गलती, ये सीक्वेंस देखो ना, ये 18 से है ना, तो मैंने ये लाइन बाय लाइन में ले लिया, एक्चुअली मुझे तो ये लेना चाहिए था, थोड़ा सा ठीक कर लो इस चीज को, हम एरो लगा देते हैं, कौन सा लेना है, ये वाला और ये वाला जाएगा है ना, 18 के बाद वाला, मैंने गलती से ये लिख दिया, इसी वजह से नहीं आ रहा है, अब देखो कितना है, 47,594, चेक करो अब तो आएगा, 354,294 प्लस 393300 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, 19 लाख, क्वेश्चन तो बोल रहा है 19 लाख, तब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्या लगता है, और भी एसेट है, इसका मतलब क्या है, और भी एसेट है जो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग निकाल लेंगे कितना है, कैसे निकालेंगे, अगर 19 लाख मेरा बैलेंस है, ठीक है, और मेरे पास बाकी एसेट का, दो एसेट का इंफॉर्मेशन पता है कि इतना इतना है, तो बाकी कितना एसेट हमारे पास था, तो कैसे निकालोगे, माइनस करके निकालो, 11,50,406, ठीक है, तो इस चीज को कैसे लिखेंगे हम लोग, इस चीज को इस तरीके से लिखेंगे, देखो 1119 opening balance of machine other than M1 and M2, M1 और M2 के अलावा 1119 पे हमारे पास जो मशीन है उसका वैल्यू कितना है, तो सिंपल सा बात है, 1119 पे टोटल वैल्यू है 19 लाख, जिसमें से M1 प्लस M2 का कितना है, अभी जो मैंने तुम लोग को टोटल करवाया वो लिखना है, मतलब दो वैल्यू का टोटल करके जो आएगा 747,594, और ये कौन से दो वैल्यू को टोटल करके आया, 3,54,294 प्लस, और एक कितना है 3,93,300, चेक कर लो तो एक बार, मैंने दोनों वैल्यू सही लिखा है कि नहीं, 354,294 प्लस 393,300, हाँ, अब माइनस कर लो, करने से आएगा जो वैल्यू अभी बता रहे थे, 11,52,406, मतलब ये 19 लाख में ये दो एसेट का वैल्यू मैंने हटा दिया, क्योंकि ये तो ऐसे ही बिक गया है, तो बचे हुए एसेट ये है, अब ये बचे हुए एसेट को निकाला क्यों हम लोगों ने, ताकि इस पे डिप्रिसिएशन लगा सके, क्योंकि ये एसेट तो बिका नहीं है, तो इस पे डिप्रिसिएशन कितने टाइम का लगेगा, 31 दिसंबर कितने दिन तक का लगेगा, 31 दिसंबर 2019 तक का, पूरे एक साल का लगेगा, क्योंकि ये एसेट तो हमारे पास पूरा ही है ना, तो अब इस वैल्यू पे तुम लोग को 10% लगाना है, 11,52,406, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट हमारा वही है, ठीक है, 10% लगाएंगे तो एक साल का, यानी 12/12, तो 11,52,401.6 है, अब माइनस कर लो कितना आ रहा है, 10,37,165, चेक करो तो 10,37,165 हो रहा है कि नहीं, ठीक है, अच्छा, बस वर्किंग नोट कंप्लीट, अब तो हमें क्वेश्चंस को बस फिलअप करके देना है, ठीक है, मतलब क्या सोल्यूशन में क्या क्या जाएगा वो हमें फिलअप करके देना है, ठीक है, चलो अब बनाओ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज में बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कौन से पीरियड का बनाना है बोलो तो, सिर्फ और सिर्फ 2019 का, ठीक है, तो 1119 में हम लोग बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले, टू बैलेंस बीडी, बोलो बैलेंस कितना था, अब ये ड्रॉ में जाते हैं, देखो ड्रॉ से कितना हेल्प होगा, 1119 में हमारे पास बैलेंस कितना था, 19 लाख, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 19 लाख, ठीक है, अच्छा, अब क्या इस साल हम लोगों ने कोई और एसेट खरीदा था, चलो ड्रॉ में जाके देखते हैं, खरीदा था 1619 में परचेस किया था 2,88,9,020 का एसेट, जिसमें से 2,80,000 उसका परचेस कॉस्ट था, इरेक्शन कॉस्ट 8,920 था, तो लिखो 1619 में लिखो टू बैंक, फिर लिखो परचेस बोल के 2,80,000,
और फिर से लिखोगे टू बैंक इरेक्शन बोल के 8920, ठीक है। अब डिप्रिशिएशन लगाएंगे। तो पहला डिप्रिशिएशन कब लगेगा बोलो तो, ये यहाँ ड्रॉ में आओ। पहला डिप्रिशिएशन 1619 को लगेगा। कौन से एसिड पे? वो दो एसिड जो पहले कभी खरीदा था, दोनों बिक गया, जिसमें से एक में, दोनों में ही लॉस हुआ है। तो पहले तो उसका एंट्री, क्योंकि जैसे ही हम लोग ऐसे जाएंगे हमें तो 1619 का ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा। तो 1619 में दो ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या हुआ है? दो एसेट बिक गया है, एक खरीदा है वो तो लिख ही दिया इधर टू साइड में, ठीक है। तो पहले M1 का ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। M1 का डेप्रिशिएशन लगाओ बाई डेप्रिशिएशन। कहां से मिलेगा? वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट में जाओ और डेप्रिशिएशन चेक करो। M1 का डेप्रिशिएशन कितना था 1619 को? 14,762 लिखो। 14,762 बिका कितने में? ऐसे बिक गया ना। उसके बाद बाई बैंक देखो लिखा हुआ होगा, सेल हुआ है कितने में? 75,000। देखो मैंने पूरा वर्किंग में लिखवा रखा है, ये देखो 75,000 में बिक गया। लॉस कितना हुआ? 2,64,532। तो बाई PL, लॉस ऑन सेल 2,64,532, ठीक है। और इस डेट पे और एक मशीन जो कि मशीन 2 है, उसका भी कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा। उस पे डेप्रिशिएशन पहले चेक करो अपने वर्किंग नोट पे कितना डेप्रिशिएशन लगा। 16 कितना है हम लोग का? 388 है ना। अच्छा मेरा यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। 16,388 16,388। अच्छा बिक के कुछ मिला? बाई बैंक बोल के तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि जीरो है। लॉस बोल के जरूर आएगा, बाई PL बोल के लॉस। लॉस कितना हुआ देखो, 37,600, मतलब 3,76,912 लिखो। 3,76,912। ये तो मशीन का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इस डेट पे जो नया मशीन खरीदा था उस पे डेप्रिशिएशन लगेगा। कब का लगेगा? 31 दिसंबर 19 का, ठीक है। ये जो मशीन खरीदा इसका डेप्रिशिएशन लगाएंगे। लगाओ बाई डेप्रिशिएशन M3 जो नया मशीन खरीदा, कितना डेप्रिशिएशन है? वर्किंग नोट में जाओ। वर्किंग नोट में जाओ, कितना है? 16,854। ये जो नया मशीन खरीदा लिखो 16,854, ठीक है। और जो भी ओल्ड मशीन थे जिसका भी अभी हम लोगों ने अलग कैलकुलेशन निकाला, उस पे कितना डेप्रिशिएशन लगा? 1,15,241 लिखो बाई डेप्रिशिएशन, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख दो। ओल्ड जितने भी मशीन्स थे तो उस पे लगा टू, नहीं कितना हो रहा है? 1,15,241 लिखो। 1,15,241। अब ये M3 और ओल्ड मशीन तो हमारे पास बचा हुआ है, तो इसका बैलेंस भी लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस CD, ठीक है। तो M3 का कितना है? वर्किंग नोट में जाओ मिल जाएगा। M3 का कितना है? 272,066, 272,066, ठीक है। और ये जो ओल्ड है उसका बैलेंस कितना है वो भी तुम लोग वर्किंग में जाओ मिल जाएगा। 10,37,165, 10,37,165। अब ये सारी चीज लिखने के बाद दोनों साइड हो जाना चाहिए मैच, क्योंकि हम लोगों ने तो सारा चीज लिख दिया। अब टोटल करके देखो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर सही है। तो 19 लेफ्ट प्लस 288,920, तो इधर का टोटल होता है 21,88,920। इधर भी उतना ही आना चाहिए, हम माइनस कर करके देखेंगे। 14,762, 75, 264,532, 16,388, 376,912, 16,854, 11,5241, 27,2066,
10, 37, 165, हाँ मैच तो हो रहा है। 21, 88, 920, ठीक है। तो दोनों साइड हम लोग का क्या हो गया, मैच हो गया। तो क्योंकि हम लोगों ने वर्किंग नोट बना के किया था तो हमारे दोनों साइड मैच हो गए, हमें पता चल गया क्या आंसर होगा। तो देखो 2 हो गया, अभी हम लोग का 3, 4, 5 बाकी है, ठीक है। तो 6 तो हम लोग का हो गया था, 1, 3, 4 और 5, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर अभी और क्वेश्चन नहीं करवा के एक नोट लिखवाना है, वो लिखवाते हैं, ठीक है। एक नोट लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखो केस, ठीक है। कॉलम बनाएंगे, केस 4 केस लिखेंगे। यहाँ पर लिखो मूवमेंट इन प्राइसेस, ठीक है। मूवमेंट इन प्राइसेस, इसके नीचे लिखना है फर्स्ट रिवैल्यूएशन, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, फर्स्ट रिवैल्यूएशन, और यहां पर लिखो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। फिर यहां पर लिखना है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट के नीचे लिखो फर्स्ट रिवैल्यूएशन, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, फिर से फर्स्ट रिवैल्यूएशन और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। अब इसको हम कॉलम बना देते हैं। ये हो गया मेरा केस, ये ऐसे, फिर ये ऐसे बन जाएगा। चार केस हमें पढ़ना है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर पहले बार अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, अपवर्ड को हम प्लस से डिफाइन करेंगे, और सेकेंड बार भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, ठीक है। तो पहले सेकेंड बार को एक बार रखते हैं, अगर लिख दियो ऐड कोई बात नहीं, काटने का जरूरत नहीं, हम समझाते हैं। अगर हम लोग का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है तो एंट्री क्या होता है, बोलो। पार्टनरशिप में किए होंगे, ठीक है। जिनका पार्टनरशिप मेरे पास हो गया है उन्होंने किया है, देखो जिनका है उन्हीं को करवाए हैं, ठीक है। और अभी कुछ लोगों का नहीं हुआ है क्योंकि पार्टनरशिप फिलहाल में खत्म हुआ है, लेकिन 12 में सभी ने किया है, किसी के सिलेबस में हो या ना हो, ठीक है। तो मुझे बोला अपवर्ड रिवैल्यूएशन का एंट्री क्या होगा। अपवर्ड रिवैल्यूएशन करने से एसेट का वैल्यू क्या होगा, अभी एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, एसेट का वैल्यू कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होने से एंट्री क्या होगा बोलो। एसेट अकाउंट डेबिट होगा ऑब्वियसली, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टू क्या लिखेंगे, किस वजह से हुआ है, खरीदा थोड़ी है कि टू बैंक या कैश लिखते, टू क्या लिखना पड़ता है, अरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखते हो, टू फिक्स्ड एसेट या बाई फिक्स्ड एसेट, यही तो लिखते हो। तो टू क्या होगा, रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो अगर हम लोग का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो एंट्री क्या होगा, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब जो एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन पहली बार हुआ, दूसरी बार भी उसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तो एंट्री क्या होगा, सेम, ठीक है। क्या एंट्री होगा फिर, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रिवैल्यूएशन, ठीक है। लेकिन इसमें ना एक लैंग्वेज ऐड कर दो दोनों जगह पे, इसमें लिखो रिवैल्यूएशन रिजर्व और इसमें भी लिखो रिवैल्यूएशन रिजर्व, पूरा नाम होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये लिखना, ठीक है। ये हो गया पहला केस हम लोगों का कंप्लीट, ठीक है। पहला केस ये बन गया।
सेकेंड केस नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, अगर रिवैल्यूएशन मेरा डाउनवर्ड हुआ, किसका, एसेट का, मैंने सारा एसेट का ही लिखा है, तो एसेट का अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो मेरा एंट्री क्या होगा बताओ, इसका ऑपोजिट होगा, तो फिक्स एसेट कम होगा। बोलो क्या होगा, सही है, लेकिन उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं बोलते। अगर लॉस होता है तो लिखना पड़ता है पीएल डेबिट, ठीक है। नॉर्मली हम लोग पार्टनरशिप में वही करते हैं, रिवैल्यूएशन को ही डेबिट या क्रेडिट करते हैं, लेकिन एक्चुअल रूल्स ये है कि अगर लॉस हुआ तो मुझे कहाँ चार्ज करना पड़ेगा, पीएल में। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट, क्योंकि अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो मेरा फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होगा, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। अब सेकेंड बार भी मेरा मान लो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो क्या एंट्री होगा, सेम एंट्री होगा, लिखो क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। यहां तक आसान है, ठीक है। इसके बाद भी आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है इसके बाद। तो केस नंबर 3 में मान लो पहले हुआ मेरा अपवर्ड रिवैल्यूएशन, बोलो एंट्री क्या होगा, अभी अभी लिखवाया था वही होगा, बोलो अगर, हाँ, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। अब सेकेंड बार उसी एसेट का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, ठीक है, तो एंट्री मत लिखो, मुझे बोलो एंट्री क्या होगा, तुम लोग को क्या लगता है एंट्री क्या होगा, PL to revaluation reserve. पीएल टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, पीएल टू फिक्स्ड एसेट, हाँ ये बोल सकते हो। पीएल टू रिवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट कैसे होगा, पीएल एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व दोनों चीज तो नहीं आ सकता है। तो पीएल डेबिट होगा और फिक्स्ड एसेट क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ पर एक रूल्स है, ठीक है, वो एंट्री तो होगा, लेकिन यहाँ लिखो एक पॉइंट, स्पेशल पॉइंट जो कि लिखना है, लिखो पहले फिर हम समझाते हैं। यूज, यहाँ पर लिखो यूज रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट, रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट, देन पीएल, ठीक है। बस इतना लिख के रख दो, समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ दे रहे, समझाएंगे देखो इसका मतलब क्या होता है। और केस 4 भी लिख देते, फिर दोनों को हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी इतना ही लिख के रखो, हम समझा देंगे। फिर केस 4 में मान लो फर्स्ट टाइम हम लोग का हुआ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, तो एंट्री क्या होगा, फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, बोलो एंट्री क्या होगा, पीएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। अब सेकेंड टाइम उसी एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तो तुम लोग को क्या लगता है एंट्री क्या होगा, लिखो मत, जस्ट बताओ कि लग क्या रहा है, क्या होना चाहिए। अभी तक मैंने जितना भी सिखाया उसके हिसाब से, अगर अपवर्ड हुआ तो क्या लिखोगे, फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, लेकिन इसका अपना रूल्स है, वो हमें फॉलो करना है। लिखो फर्स्ट लॉस शुड बी सेट ऑफ, देन ट्रांसफर टू, ये मैंने ट्रांसफर लिखा है, देन ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, उसके बाद हमें उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये 2 पॉइंट ही मेन समझने वाला है, जिसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझ लेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, बाकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से समझाते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, देखो बोल रहा है कि a machine costing 20 lakh is depreciated on straight line assuming 10 years, नहीं ये वाला, ये तो कुछ और है, ये 5 वाला बोला ना मैंने, ये 4 पढ़ने लगा। बोला है कि अमेजिंग ग्रुप हैड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विद ए बुक वैल्यू ऑफ 35 लाख। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, जिसका बुक वैल्यू है 35 लाख। ऑन 31st December द बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन दैट डेट वाज 3 लाख। बोल रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व में पहले से ही कितना पड़ा हुआ है, 3 लाख, ठीक है। अच्छा, अब फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एज पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस ऑफ रिवैल्यूइंग द एसेट ऑन ईयरली बेसिस, बोल रहे हैं हर साल ये लोग क्या करते हैं, अपने एसेट को रिवैल्यू करते हैं, ये इनका प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब कुछ चीजों को फॉलो करना है, रूल्स।
Another revaluation was carried out on 31st December 19. बोल रहा है 31st December 19 में इन्होंने रिवैल्यूएशन फिर से किया. Evaluate the impact of revaluation if fair value as a result of revaluation done on 31st December 37 lakh, 33 lakh, 31 lakh. Also give the journal entries. कुछ नहीं समझ में आया हम बताते थे क्या हो. 5th नंबर वाला. क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है पहला पॉइंट, हमें ना यहाँ पर 3-4 पॉइंट दे रखा है. पहले पॉइंट ए में बोला है ये क्या है 37 लाख क्या है, देखो वो पढ़ने से समझ में आएगा. फेयर वैल्यू, ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 37 लाख. हम यहाँ पर लिखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है हम लोग का 37 लाख. ठीक है, और बुक वैल्यू कितना है और रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना है वो तो हमारा कॉमन है. क्वेश्चन में देखो बुक वैल्यू कितना है 35 लाख, यहाँ पर लिखते हैं 35 लाख. और रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमारा कितना अमाउंट पड़ा हुआ है 3 लाख. रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमारा पड़ा हुआ है 3. ये एसेट का बुक वैल्यू है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में 3 लाख पड़ा हुआ है. हम लोग को एसेट का फेयर वैल्यू 37 लाख करना है. ठीक है, फेयर वैल्यू का मतलब मेरे पास जो एसेट रिकॉर्डेड है उसका मेरे हिसाब से वैल्यू 35 लाख है, लेकिन मार्केट में वैल्यू कितना है, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू कितना 37. तो मुझे अगर फेयर वैल्यू तक एसेट को लेके जाना है तो कितना रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, 3 करेंगे तो 38 हो जाएगा. 2 लाख से रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, पीपीई अकाउंट डेबिट. नॉर्मली रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ ना, बढ़ा रहे हैं तो क्या एंट्री होता है फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व. तो हम यहाँ पर फिक्स्ड एसेट की जगह क्या लिख रहे हैं पीपीई. पीपीई अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व. कितना हो जाएगा 2 लाख. ठीक है, ये आसान था, ये पॉइंट ए आसान था. ठीक है, अब पॉइंट बी में जाएंगे. तो पॉइंट ए में क्या बोला है, देखो ए बी सी तीनों ही पॉइंट हमारा एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है. क्वेश्चन का मेन पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में एक एसेट है जिसका बुक वैल्यू 35 लाख है और उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व उसका ऑलरेडी कितना है 3 लाख. मतलब एक चीज बताओ, ये एसेट पे ऑलरेडी रिवैल्यूएशन हुआ था कि नहीं हुआ था, तभी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है. मतलब एसेट पे ऑलरेडी एक बार रिवैल्यूएशन हुआ था, वो कौन सा हुआ था अपवर्ड, तभी तो 3 लाख मुझे क्रेडिट दिख रहा है. रिवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब तो क्रेडिट ना प्रॉफिट, क्योंकि मैंने अभी तुम लोग को देखोगे तो नोट्स में क्या लिख पाया कि रिवैल्यूएशन रिजर्व होने का मतलब क्या है अपवर्ड रिवैल्यूएशन. मतलब मेरा ये कौन सा केस हुआ बोलो तो केस 1. पहले पॉजिटिव था फिर से क्या हुआ पॉजिटिव. तो पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन करके कितना बैलेंस हुआ था रिजर्व में 3 लाख और अभी कितना हुआ 2 लाख जो हमें करने के लिए बोला. ठीक है, ये केस 1 के साथ मैच होता है, समझ में आया. अब केस 2 में देखो बोल रहा है कि एसेट को कितने में लेके जाना है 33 लाख फेयर वैल्यू में लेके जाना है. चलो ठीक है, हम यहाँ पर करके दिखाते हैं. देखो यहाँ पर हम लोग का फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितना करना है हमें 33 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है. और बाकी 2 पॉइंट तो हमारा फिक्स्ड है. बुक वैल्यू कितना है 35 लाख और रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है 3 लाख. मतलब ऑलरेडी एसेट एक बार हम लोगों का क्या हो चुका है बोलो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो चुका है. ये समझ में आ रहा है ना, देखो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो चुका है. अब मुझे अगर 35 से 33 में लेके जाना है तो मुझे उसको क्या करना है डाउन. तो नॉर्मली एंट्री क्या होगा तुम लोग के दिमाग में तो यही आएगा जो मैंने बोला. तुम लोग क्या बोलोगे पीएल डेबिट कितने से करोगे 2 लाख. अगर 35 का एसेट को हम 33 करेंगे तो 2 लाख. 2 क्या करोगे पीपीई. फिक्स्ड एसेट की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग पीपीई. लेकिन ये एंट्री नहीं होगा. ठीक है, क्यों नहीं होगा क्योंकि मैंने जो केस लिख पाया है तो यहाँ पर क्या केस ऑकर हो रहा है, ये तो केस ए है, पहले भी प्लस उसके बाद भी प्लस. ये जो ए वाला किया और बी वाला क्या है पहले प्लस उसके बाद क्या है माइनस. आप प्लस और माइनस का रूल्स पढ़ो क्या लिखा है पहले प्लस माइनस में. अगर यूज रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट देन पीएल इतना सा लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मेरा लॉस कितने का हो रहा है 2 लाख. लेकिन मेरे पास ऑलरेडी सेम सेक्टर में, क्योंकि ये किस चीज का लॉस है रिवैल्यूएशन का, मैंने पहले भी रिवैल्यूएशन किया था तब मेरे पास कितना प्रॉफिट जमा हुआ था 3 लाख. अभी मेरा लॉस कितना हुआ है 2 लाख.
तो मुझे इस लॉस को इस प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे 2 पीपीई तो लिखना है, पीपीई तो मेरा कम होगा, लेकिन हम उसे पीएल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट कितना है रिवैल्यूएशन करके 3 लाख, और नेक्स्ट टाइम मेरा रिवैल्यूएशन करके कितना लॉस हो रहा है 2 लाख। तो ये लॉस को पीएल में नहीं चार्ज करके यहां से इस लॉस को हम ले सकते हैं। तो ये लॉस को अगर हम यहां से लेंगे तो कितना लेंगे बोलो, रिवैल्यूएशन रिजर्व से कितना लॉस लेंगे 2 लाख। 2 लाख को सेट अप करना है तो 2 लाख ही लेंगे ना। मेरे बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट है, मेरे बिजनेस में 2 लाख का लॉस है, तो मेरे बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है, कितना 8 लाख। तो यहाँ भी वही हुआ, मेरे रिवैल्यूएशन में 3 लाख का प्रॉफिट है, मेरे रिवैल्यूएशन में 2 लाख का लॉस है, तो हम क्या बोलेंगे फिर, मेरे रिवैल्यूएशन में 1 लाख का प्रॉफिट है। तो अगर मैंने 3 लाख में से 2 लाख ले लिया तो मेरे पास कितना बचेगा 1 लाख। तो वही तो मैंने बोला कि अगर मेरा पहले रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट था और मेरा नेक्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है, तो डायरेक्ट उसे पीएल में चार्ज मत करो, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से ट्राई करो उस लॉस को राइट ऑफ करने का। मान लो ये 3 लाख है और ये मेरा 5 लाख होता मान लो लॉस, तब ये पूरा 3 लाख ले लेते, बाकी 2 लाख कहां पर चार्ज करते पीएल में। समझ में आया, पहले ये 3 लाख पूरा ले लेते, बाकी पीएल में चार्ज करते, ये चीज बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर समझ में आया तो केस 3 भी कर पाएंगे हम लोग, केस सी, ठीक है, जो कि लास्ट केस है इस क्वेश्चन में। फेयर वैल्यू कुछ बोला होगा, बुक वैल्यू और रिवैल्यूएशन रिजर्व तो क्वेश्चन में सेम है मेरा। बुक वैल्यू है 35 लाख, ठीक है, और रिवैल्यूएशन रिजर्व है मेरा 3 लाख। ये तो मेरा फिक्स्ड है क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन है और नेक्स्ट टाइम क्या बोला है, बोला है फेयर वैल्यू एसेट का 31 लाख करना है। चलो फेयर वैल्यू एसेट का मैंने कर दिया 31 लाख, तो मेरा एसेट का वैल्यू जो 35 है वो मुझे 31 करना है, मतलब पहले बार प्लस हो चुका है, सेकेंड टाइम माइनस करना है, ठीक है। तो मेरे एसेट का वैल्यू मुझे कितना कम करना है, बुक वैल्यू तो 35 लाख है, मुझे अगर 31 करना है तो कम ही तो करना है, कितना कम करना है 4 लाख। तो मेरा 4 लाख का लॉस है, तो मुझे एंट्री में 2 पीपीई तो 4 लाख लिखना पड़ेगा, इसमें तो कोई भी कुछ भी सोचने वाला बात नहीं है। अब मेरा ये 4 लाख का लॉस है, क्या हम पूरा पीएल से लेंगे, क्योंकि मेरा सेम सेक्टर में ऑलरेडी प्रॉफिट पड़ा हुआ है कितने का, तो पहले 3 लाख यूज करो। तो 3 लाख मेरा प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम पे वो यूज करेंगे, वो क्रेडिट हो रखा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज अ क्रेडिट आइटम ना, तो उसको यूज करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, तो कितना होगा 3 लाख, और बाकी कहाँ चार्ज करेंगे, अभी बोला शॉर्टफॉल हो रहा है ना, बाकी पीएल, ठीक है, बाकी पीएल में चार्ज करो, कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, बाकी पीएल में चार्ज हो जाएगा 1 लाख। तो यहाँ पर वही चीज बोला था जो मैंने नोट्स में लिखवाया था ना, ये देखो जो नोट्स मैंने बताया ये वही बता रहे हैं कि अगर रिवैल्यूएशन में पहले क्रेडिट हुआ है तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज करो, फिर पीएल में अगर कम हो रहा है तो करो। देखो ये कंडीशन समझ में आ गया। अब अगर माइनस और प्लस हुआ, ये नहीं दिया हुआ, ये हम बता देते, पहले माइनस और उसके बाद अगर प्लस हुआ, जैसे कि मान लो कि मेरा एक 100 रुपए का एसेट था, मैंने उसको 90 में ट्रांसफर किया, 90 में रिवैल्यूट किया, तो मेरा एंट्री क्या होगा, पीएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट बोल के कितना होगा 10, ठीक है। अच्छा, अब फिर प्लस हुआ, अब मान लो हम 100 वाले एसेट को 150 कर दिए, ठीक है, ये 100 वाले एसेट को अगर हम 150 कर दिए तो कितने से बढ़ा 50, ठीक है। तो फिर मेरा एंट्री क्या होगा, मेरा एंट्री नॉर्मली होना चाहिए, नहीं अभी तो मेरा एसेट 90 का है, 90 से 150 किया है ना, तो कितना हो जाएगा, हाँ 60। तो मुझे ऐसे लगेगा कि मुझे एंट्री करना चाहिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना 60, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या बोला है, अगर पहले इस सेक्टर में कोई लॉस है उसे राइट अप करो, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व में 60 नहीं जा सकता है, इसके जगह एंट्री क्या होगा, फिक्स्ड एसेट डेबिट जरूर होगा, कितने से 60 से, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना जाएगा पता है, पहले ये 10 को राइट ऑफ करना पड़ेगा,
तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बचेगा 50, और ये पीएल जो 10 डेबिट हो रखा है उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, यानी उसको क्रेडिट कर देंगे 10, ठीक है। मतलब जस्ट उसका ऑपोजिट, कि अगर मेरा पहले लॉस हुआ था अब प्रॉफिट हो रहा है, तो मान लो मेरा पहले बिजनेस में 10 रुपए का लॉस हुआ था, अब मुझे 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे मेरा 15 का प्रॉफिट है, हम बोलेंगे पहले तो 10 का लॉस था, 10 से 15 को एडजस्ट कर दिया, तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितना है 5। तो यहाँ पर वही बताया। और ये जो पॉइंट है ये तो क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा तुम लोग का, ये नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो मैंने ये एग्जांपल बता दिया। तुम लोग चाहो तो ये एग्जांपल लिख सकते हो कि 100 से 90, फिर 90 से 150 हुआ, तो ये मेरा माइनस वाला सिचुएशन, फिर प्लस वाला सिचुएशन। तो प्लस हुआ तो प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड कर सकते, पहले लॉस को राइट ऑफ करो, फिर जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है। ये रूल्स के साथ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का 5th नंबर हो गया। बस आज हम लोग इतना ही करते हैं। 4th नंबर तुम लोग खुद कर सकते हो, जो बहुत सारा क्वेश्चंस किया उसमें जैसे था वैसा ही है। 4th नंबर 2 हो गया। 4, 3 ये दो हम होमवर्क देते, 1 वाला शायद नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास में 4, 3, 1 और एमसीक्यू। मुझे एक बार बताओ तो कौन कौन सा क्वेश्चन उन लोग का भी बाकी रहा, बता सकते हो कौन कौन सा बाकी रहा? 4, 3, 1 और एमसीक्यू बाकी हो गया है ना। 2 कर लिया आज हम लोगों ने, 3 बाकी है, 4, 5 अभी कर लिया, 6 पहले कर लिया था, और एमसीक्यू ये बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही।